गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा, भारत की जो खोज है, पूर्व पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में, इसमें से जो दूसरा अध्याय हमारा चल रहा है, इसका जो पांचवा अंश है हमारा भारत की विविधता और एकता, इसके संदर्भ में जानेंगे। ठीक है, इसका सारांश मैंने बताया था आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक बार पुनः सारांश जान लेते हैं, क्योंकि इसमें नेहरू जी ने भारत के लोगों के खाने पीने के बारे में, उनके रहने सहने के बारे में, भारत के लोगों के पहनाव के बारे में, इनकी भाषा के बारे में, उनके शारीरिक व मानसिक रूप को दिखाया है। और नेहरू जी ने ऐसा माना है कि इन सभी में भले ही विविधता देखने को मिलती हो, लेकिन फिर भी भारत के सभी लोग एक ही है, पूरा का पूरा भारत एक ही है। और इस प्रकार से नेहरू जी ने इस अंश में बताया कि भारत देश के साथ अन्य देशों की जो सीमाएं हैं वो भी किस प्रकार से लगती हैं, और भारत देश उन अन्य देश की जो सीमाएं भारत देश की सीमाओं से लगती है, उनके साथ किस प्रकार से अच्छे संबंध बना के रखता है। चाहे अफगानिस्तान की सीमा लगती हो, चाहे श्रीलंका की लगती हो, या फिर चाइना की लगती हो, या फिर पाकिस्तान की हो, या फिर किसी अन्य देश की हो। ठीक है, इन सभी के साथ भारत देश ने हमेशा ही अच्छे संबंध बनाए बनाकर रखे हैं बनाए रखे हैं। ठीक है, और इसमें नेहरू जी ने बताया, इस अंश में नेहरू जी ने ये बताया है कि किस प्रकार से प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों के संदर्भ में भी बताया, प्राचीन भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख केंद्र थे उनके संदर्भ में भी बताया। जैसे प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से जैसे तक्षशिला है। अब तक्षशिला किस जो तक्षशिला के अवशेष है, तो उस तक्षशिला के अवशेष आज भी वहां पर वहां के जो स्मारक है या मठ है, उनमें आज भी वहां पर तक्षशिला के अवशेष मिलते हैं, जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। तक्षशिला क्या है? क्योंकि तक्षशिला तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था, क्या है तक्षशिला? तक्षशिला एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है, और यहाँ पर भारत के साथ साथ एशिया के भी अलग अलग भागों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। ठीक है, और फिर भारत की गहरी छाप क्या है? भारत की गहरी छाप की जो अलग अलग प्रांतों से, चाहे बंगाल है, चाहे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिल है, आंध्रा है, उड़िया है, असम है, कन्नड़ है, या फिर सिंध है, पंजाब है, कश्मीर है, ये सभी के सभी हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से एक दूसरे के साथ ये अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए हैं। लेकिन सभी के गुण दोष एक ही समान है, भले ही उनके गुण दोषों में थोड़ी बहुत विविधता देखने को मिलती हो, लेकिन जब वो पूरे के पूरे भारत देश के अंदर उनको काउंट किया जाता, गिना जाता है, तो उनके गुण दोष एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें इस अंश में बताई गई हैं, ये जानेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं भारत की विविधता और एकता नामक अंश को। पेन पेंसिल साथ में रखना, किताबें तो जो कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ लिखते जाना, अगर किताब नहीं है तो कॉपी साथ में रखना और उसमें लिखते जाना। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले तो विविधता के संदर्भ में जान लीजिए विविधता होती क्या है। विविधता होती है भिन्नता, अलगाव, अलग करना, अलग होना। ठीक है, चलिए भारत की विविधता अद्भुत है। अद्भुत क्या होता है? अजीब, वंडरफुल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है। कौन कहता है ये बातें? ये बातें नेहरू जी बता रहे हैं भारत की विविधता के संदर्भ में। ठीक है, इसका ताल्लुक शारीरिक रूप से भी है। ताल्लुक क्या होता है? ताल्लुक का मतलब होता है संबंध। ताल्लुक का मतलब होता है संबंध से। ठीक है, और मानसिक आदतों और विशेषताओं से भी।
बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिमी इलाकों के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। उनकी नस्लें भिन्न है, भिन्न होता है अलग, ठीक है। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। वे चेहरे और शरीर गठन में, खाने और पहनावे में और भाषा में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है ही। गमक क्या होती है? गमक का मतलब होता है छाप। गमक का मतलब क्या होता है? छाप। वहाँ के बहुत से रीति रिवाज जैसे जैसे कश्मीर के भी हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य है, रूसी कोजक नृत्य शैली से मिलते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा ये पंक्ति, ठीक है। इन तमाम भिन्नताओं के बावजूद, तमाम क्या होते हैं? अनेक। तमाम का मतलब क्या हो गया? अनेक। भिन्नताओं के बावजूद पठान पर भारत की छाप वैसे ही स्पष्ट है जैसे तमिल पर। इसमें कोई अचरज नहीं, क्योंकि सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्ष से जुड़े रहे हैं। ये पुरानी तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। सीमांत अक्षेत्र, सीमांत अक्षेत्र क्या होता है? सीमावर्ती, ठीक है। सीमांत अक्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। अब भी स्मारकों और मठों के ढेरों ध्वस्त अवशेष उसमें बिखरे हैं, विशेष रूप से तक्षशिला के। अब मैंने आपको सारांश में बताया था, अनेक जो सीमांत क्षेत्र है जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से प्रमुख केंद्रों में गिने जाते हैं, और उन प्रमुख केंद्रों में से एक प्रमुख केंद्र क्या रहा है? तक्षशिला का। जहां पर तक्षशिला क्या है? एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय, ठीक है। और उस विश्वविद्यालय में क्या है? उस विश्वविद्यालय में भारत के साथ साथ एशिया के भी अलग अलग भागों से विद्यार्थी क्या करने आते थे? शिक्षा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे, ठीक है। अब आगे चलिएगा। तक्षशिला के महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि के चरम सीमा पर थे, चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींचे आते थे। धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन से अंतर जरूर आया, पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी थी। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं, बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, पर सब पर इससे भी गहरी छाप भारतीयता की है। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा। इस पंक्ति में क्वेश्चन क्या बनेगा? भारतीयों पर भारतीयता की गहरी छाप कैसे दिखाई पड़ती है? नेहरू जी बताते हैं कि भारतीयों पर भारतीयता की गहरी छाप कैसे दिखाई पड़ती है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये जितनी पंक्तियां हम पढ़ेंगे, 7-8 पंक्तियां, ये सभी इसका आंसर बन जाएंगे, ठीक है। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषा भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा, ठीक है। इसके बावजूद इन सब के गुण दोष कमोबेश एक से हैं। कमोबेश क्या होता है? कमोबेश होता है कम और अधिक, कम अधिक। कम कमोबेश का मतलब क्या हो गया? कम अधिक, ठीक है। एक से हैं। इसकी जानकारी पुरानी परंपरा
और अभिलेखों से मिलती है। ठीक है भाई। साथ ही इस पूरे दौरान वे ऐसे भारतीय बने रहे हैं जिनकी राष्ट्रीय विरासत एक ही थी और उनकी नैतिकता और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। प्राचीन चीन की तरह प्राचीन भारत अपने आप में एक दुनिया थी, एक संस्कृति और सभ्यता थी जिसने तमाम चीजों को आकार दिया था। विदेशी प्रभाव आए और अक्सर उस संस्कृति को प्रभावित करके उसी में जज्ब हो गए। जज्ब हो जाना, ये यहाँ पे करके करके में ऊपर करक लिखा हुआ है, मात्रा लगा लेना। ठीक है, करके कर लेना इसे। और जजब क्या होता है? जजब होता है समा जाना। जज्ब क्या होता है? जज्ब जज्ब का मतलब हो गया उसी में समा जाना, सम्मिलित हो जाना, शामिल हो जाना। ठीक है, आगे चलिएगा। जब भी विघटनकारी तत्व उभरे, तत्काल उन्होंने सामंजस्य खोजने के प्रयास को बढ़ावा दिया। सामंजस्य क्या होता है? सामंजस्य होता है तालमेल बिठाना। ठीक है, मेल मिलाप करना। सभ्यता के आरंभ से ही भारतीय मानस में एकता के सौपन ने अपनी जगह बनाए रखी। इस एकता की कल्पना कभी किसी बाहर से आरोपित वस्तु या बाह्य तत्वों के या विश्वास के मानकीकरण के रूप में नहीं की गई। आरोपित क्या होता है? आरोपित होता है अगर किसी पर हम कुछ थोप देते हैं, आरोप लगा देते हैं, उसे आरोपित बोलते हैं। और मानकीकरण, मानकीकरण का मतलब क्या होता है? मानकीकरण का मतलब होता है शुद्ध रूप, उसका उसकी प्योरिटी, शुद्धता। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? प्योरिटी। ठीक है, प्योर तो शुद्ध हो गया और प्योरिटी उसकी शुद्धता होगी। ठीक है, तो आगे चलिएगा। इसके अंतर्गत विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया। सहिष्णुता क्या होती है? सहृदयता भी बोलते हैं, सहिष्णुता को सहनशीलता भी बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही हर तरह की विविधता को मान्यता ही नहीं, दिया गया। प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन का मतलब होता है बढ़ावा देना, उसे मोटिवेट करना। ठीक है, अगला निकाल लीजिएगा। किसी एक देशीय समूह में चाहे वे कितने घनिष्ठ रूप में एक दूसरे से जुड़े हों, छोटी बड़ी भिन्नताएं हमेशा देखी जा सकती हैं। घनिष्ठ क्या होता है? घनिष्ठ होता है पक्का, बेस्ट। अंग्रेजी में बेस्ट बोलेंगे। ठीक है, उस समूह की मूल एकता तब प्रकट होती है। मूल, मूल का मतलब क्या होता है? क्या बताया था मैंने? पहले बता रखा है आपको। मूल का मतलब है वास्तविकता, रियलिटी। ठीक है, चलिए। जब उसकी तुलना किसी अन्य देशीय समूह से की जाती है, यह बात अलग है कि अक्सर दो निकटवर्ती समूहों की भिन्नता सीमांत इलाकों में या तो धुंधली पड़ जाती है या आपस में घुल मिल जाती है। प्राचीन और मध्य युग में आधुनिक राष्ट्र के विचार ने जन्म नहीं लिया था और सामंती धार्मिक व जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। फिर भी मेरा विचार है कि कौन कहता है ये बातें? कौन बता रहे हैं? नेहरू जी। ठीक है, फिर भी मेरा विचार है कि ज्ञात इतिहास में किसी भी समय एक भारतवासी भारत के किसी भी हिस्से में अपने घर किसी अपनेपन की अनुभूति करता है।